अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनमोल हक। खित्ते में बदलती हुई सूरत-ए-हाल और उसमें पाकिस्तान का स्टैंड, इम्पैक्ट और रोल और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिस्पेक्टेबल गेस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले कि पाकिस्तान हैड अ ग्रेट स्टैंड इन द बुनियान मरसूस, और जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट किया, पूरी दुनिया ने देखा, एक रिप्यूट हमारी चेंज हुई टुवर्ड्स द एंटायरली पॉजिटिव साइड। इस पूरी सिचुएशन के अंदर व्हाट वाज द रोल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेसिफिकली? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मार्का है जो पाकिस्तान ने अचीव किया मई के महीने में, और इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी पीछे से शुरू होती है, एंड दैट इज़ इन 2021। लेकिन उससे पहले जब आप पाकिस्तान की एयरफोर्स की फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और एयरफोर्स को डेवलप किया। मॉडर्न लाइंस के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छी गाइडेंस दी और लीडरशिप बहुत मजबूत थी। और फिर उसके बाद जिस वक्त हमारे प्रेजेंट चीफ मार्शल बाबर सूदो ने टेक ओवर किया 2021 में, जो मैं जिस समय आपको कह रहा था, उन्होंने एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मय्यज़ लिए, जिसके अंदर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, उन्होंने एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन को रीराइट किया। उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एयरफोर्स की डेवलपमेंट शुरू की। अब जिस वक्त इन्होंने टेक ओवर किया था 2021 में, तो पाकिस्तान के पास फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी नहीं थी। फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि आप पहले दुश्मन को देखते हैं उससे पहले, और फिर आप इससे पहले कि वो आपके ऊपर वार करे आप उसको मिसाइल दाग देते हैं। सो आपके पास जब ये कैपेबिलिटी होती है तो इससे पहले कि आपकी जंग शुरू हो आप उनके जहाज गिराने शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं आप एक्चुअली वार कर चुके हुए होते हैं इससे पहले कि उनको होश आए। सो अगर आप अब इसको पाकिस्तान इंडिया के जो है सिनेरियो में देखें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2021 के अंदर उस वक्त हमारे पास, जब हमारे प्रेजेंट चीफ ने टेक ओवर किया, तो फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी नहीं थी। फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हमारे पास इससे पहले थी, लेकिन वो 2009 से लेके और 2020 तक हमारे पास थी। फिर इंडिया ने रफेल ले लिया। जब इंडिया ने रफेल लिया तो रफेल से इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई, क्योंकि जो उनके पास जो मिसाइल था मीटियोर, उसकी रेंज हमारे एमरैम से ज़्यादा थी। अब हमारे पास फर्स्ट लुक शूट कैपेबिलिटी नहीं थी। जब हमारे पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आई, हमारे प्रेजेंट चीफ ने J-10 जहाज़ लिया और उसके ऊपर PL-15 मिसाइल लिया, जिसकी रेंज जो थी वो मीटियोर से ज़्यादा थी। अब हमारे पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई। ये इनका पहला हदफ था। उसके बाद इन्होंने एयरफोर्स के अंदर एक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव शुरू की, जिसके अंदर मल्टी डोमेन जो ऑपरेशंस थे उसके ऊपर इन्होंने अपना एम्फेसाइज करना शुरू किया। अब मल्टी डोमेन के अंदर इनके पास क्या क्या था, इन्होंने साइबर कैपेबिलिटी डेवलप की, इन्होंने स्पेस की कैपेबिलिटी डेवलप की, इन्होंने EW की कैपेबिलिटी डेवलप की, UAVs की, और एक अदारा खड़ा किया नेस्टैप के नाम से, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक के नाम से, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी, यानी कि इंटायरली मॉडर्नाइज किया, एडवांस किया एयरफोर्स को। जी। तो ये एयरफोर्स जो है एक नई राह पे चल पड़ी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिजिनस हमारी जो थी कैपेबिलिटी थी। अब जिस तरह हमने फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी के लिए J-10 जहाज़ लिया और PL-15 मिसाइल लिए, लेकिन उसके ऊपर हमने ट्रेनिंग इतनी मजबूत तरीके से की कि जब हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े तो हम दुश्मन के ऊपर हैबत तारी कर लें। ये तो पूरी दुनिया ने देखा ना कि वेपन सिर्फ रखना जो महारत नहीं होती, उनका इस्तेमाल जो है वो सही महारत होती है। अच्छा सर, वेपन्स की जो ख़रीदारी होती है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द पर्सनल कैपेबिलिटी या सराउंडिंग रेड स्टेट्स या जियोग्राफिकल जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हों सराउंडिंग में, आपकी उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? आप जी देखें, आप दुश्मन की कैपेबिलिटी को और अपना एम को, अपनी डॉक्ट्रिन को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप वो चीज़ देखते हैं, और उसको देखते हुए आप अपनी चीज़ों को डेवलप करते हैं और ख़रीदते हैं।
हमारी जो है ना प्रेजेंट चीफ की जो बेसिक थिंकिंग है वो ये है कि हमें ऐसे वेपन्स डेवलप करने चाहिए कि एक तो वो मॉडर्न होने चाहिए, दूसरा वो हमारी जो कैपेबिलिटी को एनहांस करें और हमारी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एलिमेंट्स कम हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मई की वॉर हुई, इसके अंदर हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ थी उसके अंदर 90% जो कैपेबिलिटीज़ थी अदर देन PL-15 एंड J-10 हमारी अपनी होम ग्रोन थी, कहीं बाहर से हम नहीं लाए थे। आप देखिए पाकिस्तान ने साइबर के अंदर इंडिया को हिला के रख दिया। कमिंग टू दैट, अब जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, एडवांस वेपन्स की बात हो रही है, वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजीज़ या AI कितना सपोर्ट करती है, जिस तरह से रिसेंट सिनेरियो हुआ इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, एंड व्हाट हैज़ पाकिस्तान डन इन दैट फील्ड? पाकिस्तान में जी देखें, हमारी जो नेस्टअप का मैंने आपको बताया उसके अंदर हमारा AI डेवलपमेंट के लिए भी एक अदारा है। और AI जो है ना वो एक स्टैंड अलोन कैपेबिलिटी नहीं है। AI जो है वो उसको आपको हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर डालना है। अगर आप स्पेस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर AI होनी चाहिए। जिस तरह हमारे जो स्पेस का सेटअप है उसमें भी AI इस्तेमाल होती है, जिस तरह हमारा साइबर है उसके अंदर भी AI इस्तेमाल होती है। तो ये एक कॉमन वो है साइंस है जो कि आपको अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल करनी होती है, और हम हर चीज़ के अंदर जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है AI का इस्तेमाल करते हैं, और इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट भी हो रही है। ये नहीं है कि जो कुछ हमने पा लिया वो सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो गया। As you were saying, is there any possibility that this AI can replace the weaponization? AI जो है ये एक फैसिलिटी है, ये वेपनाइजेशन को फैसिलिटेट करेगी, इसकी जो है एफिकेसी बढ़ा देगी। लेकिन AI खुद एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कह दें कि जी AI alone can do something. AI alone cannot do something until or unless it is integrated into different systems. और वहाँ पे वो उन सिस्टम्स को एनहांस करती है और बूस्टअप करती है और उसको फोर्स मल्टीप्लिकेशन देती है एज फार एज द ब्रेन और द थिंकिंग इज कंसर्न। सर, पाकिस्तान ने जब भारत के तैयारे गिराए तो हमने देखा कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को ऑन भी किया कि पाकिस्तान इस तरह से उनके तैयारे गिराए हैं, बट इंडियन एयर चीफ ने इस बात का क्लेम किया आफ्टर द 3 months. So, what do you think? What was the cause behind it? क्या वो अपनी आप की जो एक रेपुटेशन थी उसको बिल्ड ही रहना देना चाह रहे थे, या एनी अदर थिंग, या निदामत को कम करना चाह रहे थे, उसको फेस नहीं करना चाह रहे थे? What else can be the options और what else can be the reasons? देखिए जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने किया है। ये फ़र्क है पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का और इंडियन एयरफोर्स चीफ का। जब हमने 6 और 7 मई को उनके जहाज़ गिराए तो उनके 7 जहाज़ गिरे, जिसमें से 4 रफ़ेल थे, एक MiG-29 था, एक Su-30 था, एक मिराज 2000 था। इन एडिशन एक हमने हेरॉन गिराया उनका। हमारे चीफ ने कभी भी ये 7+1 का कभी नारा नहीं आके लगाया किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। ही हैज़ नॉट अपीयर्ड इन मीडिया एट ऑल, जस्ट गिवन द रियलिटी व्हाट हैपेंड। और देखें यहाँ पे एक चीफ, विक्टोरियस चीफ इज अवॉइडिंग मीडिया, एंड अ चीफ हु हैज लॉस्ट द वॉर, ही वाज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ। जिस वक्त ये वाकया हुआ 3 महीने के बाद उन्होंने समझा कि जी अब सारा काम जो है वो ठंडा पड़ गया है, तो आज मैं मीडिया पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने इनके 6 जहाज़ गिरा दिए। ये जी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक चीफ जो कि एक सर्विस को कमांड कर रहा है झूठ बोल रहा है, क्या उसकी सर्विस को नहीं पता कि हम लोगों ने 6 जहाज़ नहीं गिराए? उनको तो सबको पता है। तो फिर आप मुझे बात बताएं कि हाउ विल ही फेस हिज पब्लिक? ये डिटेरिएशन आई है जी इंडिया के लीडरशिप के अंदर। अगर आप 2019 में देखें तो उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया, जबकि कोई भी नहीं गिराया था। अमेरिकन ने भी कंफर्म कर दिया। फिर आप उसके बाद देखें कि उन्होंने जिस वक्त अभी मई की वॉर हुई उसके अंदर 7 जहाज़ गवाए अपने, और उसके बाद वो कहते हैं जी हमने 6 जहाज़ गिरा दिए इनके। आप बताइए कि कैसे जहाज़ गिरा दिए? फिर दोबारा से झूठ बोला, और ये एक अब वतीरा बना लिया इंडियंस ने कि झूठ बोलो और जान छुड़ाओ। और उस वक्त नहीं बोला गया तो 3 महीने के बाद बोल दिया, और अब उसके बाद दोबारा से वो बोल रहे हैं कि जी हमने उनके जहाज़ गिराए और हमने और अपना भी बहुत मुश्किल से क्लेम किया। जी सर, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ रीसेंट अभी एक मिसाइल्स डील चल रही है, एयर टू एयर मिसाइल्स की।
व्हाट द सिनेरियो ऑफ दैट, और दूसरा ये कि जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर गए, डोनाल्ड ट्रम्प ने खुसूसी तौर पर मदऊ किया, व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर? किस तरह से ये पूरा जो सिनेरियो है कि हमारी रेपुटेशन जो कि पॉजिटिव साइड पे बिल्डअप हो रही है, ये हमें इस तरह के सिनेरियोज में कितना हेल्प आउट कर सकती है, जैसे कि ये रिसेंटली इंडिया के साथ हुआ या अफगानिस्तान के साथ जो हम लोग डील आउट कर रहे हैं रिसेंट सिचुएशंस के अंदर, ये पाकिस्तान की रेप्यूट जो है वो कितनी इफेक्ट कर सकती है? देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि अमेरिका ने ये जो खबर आई है, एक दिस इज़ आई वुड से मोर ऑफ अ मीडिया न्यूज़, और इट हैज़ क्रिएटेड अ स्टर कि जी पाकिस्तान को अमेरिका के मिसाइल मिलने चाहिए। इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है अमेरिका के अंदर। जब वो कोई किसी के लिए वेपन्स अप्रूव करते हैं, वो पहले तो वो अप्रूवल्स होंगे, उसके बाद हमें ऑफर होगी। अभी तक तो राइटिंग में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यानी कि अभी तक इस तरह की कोई मामला नहीं चल रहा है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मीडिया तक ही है ये बात, और ये मीडिया एक्साइटमेंट है। और जब तक अमेरिकन हमें ऑफर नहीं करते, मेरा ख्याल है कि इट इज़ पॉइंटलेस टू डिस्कस। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि चीज़ हम वो लेंगे या पाकिस्तान वो चीज़ लेगा जिसकी जो परफॉर्मेंस इज़ मोर देन व्हाट वी हैव। कोई हम, हाँ जी, अब पहली तो चीज़ ये है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है मिसाइल्स की, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी रेंजेस ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी उतनी रेंज नहीं है, तो ये जो मिसाइल जो अंडर डिस्कशन है, अगर ये हमें वो दे देते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक एडवांटेज होगा, और वो ये होगा कि उसकी रेंज जो है वो इंडिया के राफेल्स के मीटियोर से ज़्यादा होगी। सो उस वक़्त जो है अगर हम F-16 के ऊपर वो मॉडिफिकेशंस कर दें, तो हमारी इंटायर फ्लीट जो है उसकी जो है ना वो खौफ बैठ जाएगा इंडिया के ऊपर। बिकॉज JF-17 के पास तो पहले ही PL-15 है जिसकी रेंज इंडियन के मिसाइल से ज़्यादा है। J-10 के अंदर भी PL-15 है, उसकी भी रेंज इंडियन के मिसाइल से ज़्यादा है। और अगर ये वाले मिसाइल आ जाते हैं तो उसमें हमारे F-16 की भी रेंज जो है इंडिया के मीटियोर से ज़्यादा हो जाती है, और हमारी उनके ऊपर फोकियत आ जाएगी। तो मतलब आप समझते हैं कि एक्चुअली हमें इन मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है उस तरीके से जितना इस चीज़ को हाथ मिली है कि हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं विद अमेरिका। ये नहीं कि मैं कह सकता कि नहीं ज़रूरत अगर आप देखें ना, अगर आपके F-16 भी राफेल से आगे निकल जाते हैं तो आपके जो है तकरीबन 70-80 जहाज़ की फ्लीट जो है वो राफेल को भी थ्रेटन करती है। क्योंकि राफेल के इंडिया की बाकी जितनी भी इन्वेंट्री है उसमें हमारे F-16 की फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, सिर्फ राफेल पे नहीं है। अच्छा। और अगर ये वाले हमारे पास मिसाइल्स आ जाते हैं तो ये हो जाती है, ये एक प्लस होगा। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि अभी उसके ऊपर बात करना कि क्या वो हम पे ऑफर हुआ है या हमें दिया जा रहा है, तो उसका मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हमें उसकी इस एक्साइटमेंट में आ जाना चाहिए कि जी हमें ये मिसाइल मिल जाएंगे। और फिर मेन चीज़ होती है पैसा। वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके अंदर भी तो अमेरिका अगर हमें देना चाहता है तो वो अमेरिका फिर हमें गिफ्ट कर दे। ये भी ठीक है सर कि हमें गिफ्ट कर दे। अच्छा सर, इंडिया अब बड़ी वेपन्स की जो है वो ख़रीदारी उनकी चल रही है, और वो कुछ S-400 जो है वो भी लेना चाह रहे हैं, शायद उनकी डीलिंग वगैरह भी चल रही है। ये भी बताइएगा कि जो रीसेंट करंट सिचुएशन थी उसके बाद जो इंडिया ने जिन कंट्री से जिन स्टेट से वेपन्स लिए थे वहाँ पे उसकी रिप्यूट में कितना फ़र्क आया, कितनी वो नेगेटिविटी में गई? और दूसरा ये जो करंट उनकी अभी डील्स चल रही हैं, विल दे बी हेल्पफुल फॉर द इंडिया? बिकॉज आपने देखा कि उनके इतने ज़बरदस्त किस्म के उनके पास वेपन्स थे, लेकिन पाकिस्तान के आगे वो तो बिल्कुल काम नहीं कर सके। देखें, पहली तो बात यह है कि ये जो S-400 की आपने बात की, ये तो वो हैं जो दो हमने सिस्टम उनके जो है तबाह कर दिया, अब उसको रिप्लेस तो करना ही है उन्होंने। और बाकी छोटी मोटी डील्स तो उनकी चलती रहेंगी। हाँ, अलबत्ता उनके MiG-21 रिटायर हो गए और उनकी जो है डिप्लीट कर गई, ऑफिसर्स के साथ वो भी रिटायर हो गए। तो उनकी डील जो है वो उनके जो नंबर्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उसके लिए उनको रिप्लेसमेंट तो चाहिए जिसके अंदर वो अपने लोकल डेवलप्ड तीजास को इंडक्ट करना चाह रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो राफेल्स भी लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जहाज़ लेने से या कैपेबिलिटी लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, पाकिस्तान
की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने, चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने जो PAF को कैपेबिलिटी दी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की और दीगर डेवलपमेंट की, जिसमें हमने स्पेस, साइबर, EW, UAVs और ये सारी चीज़ें जो हमने डेवलप की और उसके बाद इस्तेमाल की, ये हमारे ये जो ज़रबे करार एयरफोर्स का ऑपरेशन और जो हमारा पाकिस्तान का ओवरऑल आर्मी और एयरफोर्स का ऑपरेशन था मार के हक, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जितनी भी हमने एयरफोर्स ने कैपेबिलिटीज़ इस्तेमाल की वो हमारी मोस्टली होम ग्रोन थी। अब लोग तो क्रेडिट देते हैं कि जी फ़लाने मुल्क ने ये दे दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी बढ़ गई, और इंडियंस अपना मुँह छुपाने के लिए दूसरे मुल्कों के नाम लेते हैं कि जी वो मुल्क आए इनकी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। देखें ये इसके अंदर तो एक ही चैंपियन था सर, और वो एयरफोर्स चीफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी काविश और उनकी जो एक कह लें उनका जो पुख्ता आज़म है वो हमें यहाँ पर देखा है। J-10C का जब पाकिस्तान ने यूज़ किया तो बड़ी सारी कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट अपना शो किया। क्या लगता है कि पाकिस्तान का यूजेज इस तरह से था या पाकिस्तान की वजह से इन चीज़ों की इतनी हाइप मिली है कि अब बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज़, बांग्लादेश जिस तरह से हो गया या मलेशिया ने इसका ऑर्डर किया था, वो भी अब इसको ख़रीदना चाह रही है? देखिए जब एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है वेपन सिस्टम की तो सारे लोग वो लेना चाहते हैं। और अब आप जिस तरह आपने फरमाया पहले कि ये जो इंडियंस ने जो चीज़ें वीज़ें ली थी लोगों से, जिस तरह रफ़ेल लिया था, S-400 लिया था, उसकी क्या एफिकेसी रही इस जंग के बाद? तो वो लोग सोचेंगे तो सही कि देखें अपने आप को ये वर्ल्ड का नंबर 2 फाइटर कहता था रफ़ेल, और पाकिस्तानियों ने 4 उड़ा के उन्होंने 1 घंटे के अंदर फारिग कर दिया। बात तो वही है ना कि सिर्फ हथियार रखना ही बात नहीं होती, उसका इस्तेमाल महारत होती है, और वो महारत पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छी है। वो देखें, वो हमारी जो स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग, हमारी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सर, हमारी ट्रेनिंग को देखकर और हमारी इस कैपेबिलिटी को देख के अब जो रीसेंट मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का पीस, वो कितना इफेक्टिव है और अब मुआहदा उसको लेके पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट जा रहा है? ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग की तो बातें हो रही हैं और हमारे जो करंट सिचुएशन के बाद जितना पाकिस्तान का इम्पैक्ट चेंज हुआ है, रेप्यूटेशन चेंज हुई है, लोग अब इससे जो है वो कह रहे हैं इसको बड़ा पॉजिटिव तो ले रहे हैं। जी देखें, जितनी भी ये डील्स होती हैं डिफेंस की, उसके अंदर जब तक वो सामने ना आए उनके ऊपर आई थिंक हम उसके ऊपर डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिटेल्स अभी नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी हमारी एक डील होगी सऊदी अरेबिया के साथ और उसके अंदर बेस लाइन ये है कि उनके ऊपर अटैक जो है वो ऐसे होगा जैसे पाकिस्तान पे अटैक है और पाकिस्तान पे अटैक जो होगा वो उनके ऊपर अटैक है। तो ये आई थिंक ये सबसे बड़ी बेसिस तो यही है, और इसके उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा उसकी डिटेल जिस वक्त आएंगी तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी डील है और ये जो है दिस इज़ अ गेम चेंजर व्हेन इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज इवन इफ इट्स इन इट्स द स्लाइटेस्ट फॉर्म इट मीन्स अ लॉट। सर, भारत अगर अब किसी मिस एडवेंचर की तरफ आता है तो पाकिस्तान उसको किस तरह से ट्रीट आउट करेगा मोर वल्नरेबली? पहली तो बात ये है कि 4-5 महीने में 6 महीने में क्या चीज़ बदल गई? क्या इंडिया के पास कोई नए वेपन्स आ गए? क्या इंडिया के पास कोई नई लीडरशिप आ गई? वैसे का वैसे ही है ना, सारी ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो वही है। सिर्फ यही है कि आप पहले अगर छोटी आवाज़ में बात करते थे, अब आप धाड़ धाड़ के बात कर रहे हैं, तो क्या आपके धाड़ने से पाकिस्तान के ऊपर कोई असर पड़ेगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड आर एयर चीफ एंड आर नेवल चीफ, अगर आप ये देखें कि इन लोगों की लीडरशिप के अंडर इतनी फर्म वो रिजिलियंस है और इनका जो जवाब देने का तरीका है दैट इज़ वेरी करेजस। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग जो हैं इंडिया को अलाउ करेंगे कि वो इस तरह की बड़कों के साथ कुछ कर सके, मिस एडवेंचर कर सके? देखिए, दे डोंट हैव अ रूम फॉर मिस एडवेंचर। इसके अंदर तो आप फॉर श्योर ये मेरे से लिखा लें कि इंडिया विल नेवर बी एबल टू अटैक पाकिस्तान फॉर द रीज़न नथिंग हैज़ चेंज ऑन ग्राउंड and anything. Pakistan was preparing for a second round also right from the day ये 10 तारीख ख़त्म हुई, पाकिस्तान ने अपनी असेसमेंट की और अपनी अगली तैयारी शुरू कर दी।
तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो कि पहले ही हमसे 3-4 साल पीछे था टेक्नोलॉजी के अंदर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, अभी और गैप बढ़ जाएगा। क्योंकि तो गैप बढ़ गया है अभी तौर पे। अभी तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो 3-4 साल तो पहले ही पीछे थे। अब हमने जो फर्दर डेवलपमेंट शुरू की उससे वो और पीछे हो जाएंगे। तो आप देखें कि पाकिस्तान कि आर्म फोर्सेस आर गोइंग टू बी इवन बेटर प्रिपेयर्ड जो कि वो मई के महीने में। सर इन सिचुएशंस के अंदर जब इंडिया को पता है कि हम पाकिस्तान को इस तरह से फेस नहीं कर पाए, जैसे आपने कहा कि वो गैप बढ़ जाएगा, तो जो इंडियन एयर चीफ की तरफ से या बाकी चीफ्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो कोई खासा वैल्यू तो फिर नहीं रखती हैं। देखिए जी, मैं तो आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, घटिया किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं वो। जिस तरह उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह के, जी हमारे पास वेपन्स भी और जज्बा भी है। भाई वो वेपन्स और वो जज्बा जो है वो किधर था मई के महीने में? मई के महीने में जब पाकिस्तान में जहाज और आज वो जज्बा बदल गया है या वेपन्स बदल गए हैं, ज़रा वो भी दिखा दें। फिर इसी तरह ही उनके जो आर्मी चीफ हैं उनकी भी आप स्टेटमेंट देख लें, वो भी हवाई फायर कर रहे हैं। और सबसे डिसग्रेसफुल जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो उनके एयर चीफ की आई हैं कि जी हमने इतने जहाज़ गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप मुझे बताएं कि जितनी भी उन्होंने बातें की हैं ऑन ग्राउंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव अ सिंगल थिंग। और एक कमांडर को ये चीज़ ये भी नहीं देती कि वो ना होने वाली चीज़ को वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश। और उनकी स्टेटमेंट्स उनकी डेजिग्नेशन के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। देखें जी, ही हैज़ टू फेस हिज एयरफोर्स। अगर मैंने जहाज़ नहीं गिराए और मैं बोलूँ कि जी मैंने जहाज़ गिरा दिए हैं, कल को मैं अपने लोगों के सामने जाके खड़ा हूँगा तो वो हंसेंगे ही और तो कुछ नहीं है। सर ये उनको फेस भी करना पड़ा जब उनकी पार्लियामेंट के अंदर पूरे इस सिचुएशन के बाद ब्रीफ आउट किया जाना था, तो फिर वो वहाँ पे कुछ भी ब्रीफ नहीं कर सके। उनकी अपनी अपोजिशन लीडर्स ने उनको बहुत बुरा भला कहा। खैर सर, कमिंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या था, हाउ इट स्टार्टेड, और अभी पाकिस्तान अपना क्या स्टांस रखता है एंड हाउ पाकिस्तान विल ट्रीट ऑल दिस सिचुएशन। देखिए जी, अफ़गानिस्तान की अगर आप बात करें ना, तो मेरा अपना एक तजर्बा है अफ़गानिस्तान के ऊपर। अफ़गान वॉर स्टार्टेड इन 1979, ओके, ठीक है, एंड इट एंडेड अप इन 1989। अफ़गान वॉर जिस वक्त शुरू हुई उस वक्त हम ऑपरेशनल होके स्क्वाड्रन्स के अंदर गए, और जो मेरा स्क्वाड्रन था ये वही स्क्वाड्रन है 15 स्क्वाड्रन जो कि ये जो है अभी ज़रबे मसरूर के अंदर उन्होंने ये सारे जो है ज़रबे करार में उन्होंने जहाज़ गिराए। अच्छा, ठीक है। व्हेन वी एंडेड अप इन द स्क्वाड्रन, तो एक वो बड़ी एक्साइटमेंट थी स्क्वाड्रन के अंदर कि जी जंग का माहौल था, और वी वर द फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन, पेशावर में हम लोग बेस थे उस वक्त। तो हमारे लिए अफ़गान जंग उस वक्त शुरू हुई क्योंकि वो रूसो अफ़गान वॉर थी, वो सोवियत का वहाँ पे वो जो था जो इन्वेजन हुई हुई थी। और उसके अंदर ये होता इस तरह था कि हम अफ़गानियों को ये तालिबान जो आज इतनी बातें करते हैं और जो बातें हमें भाई भाई कहते थे और इनका मुंह नहीं सूखता था। तो हमने बहुत मेहमान नवाजी की है इनकी। और मैं तो पेशावर में था जी, मैंने तो देखा फर्स्ट हैंड इन लोगों को वहाँ पे आते हुए और जिस तरह लोगों ने इनको ट्रीट किया। हमने वो जंग लड़ी 10 साल, और जिसमें से मैं खुद हिस्सा था उस जंग का 6 साल। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग तो रोज़ाना फॉर 6 years आई फॉट अ वॉर फॉर दीज पीपल, फॉर द अफगानिस्तानी पीपल, फॉर द अफगानीज अगेंस्ट द सोवियत इन्वेजन। आज वो लोग खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि जी आप हम सबक सिखाएंगे, और जिस तरह हमने सबक सिखाया ब्रिटिश को, हमने जिस तरह सबक सिखाया सोवियट्स को, और जिस तरह हमने सबक सिखाया अमेरिकन को, क्या ये वो वक्त भूल गए हैं कि हम किस तरह इनके लिए करते थे। वी हैव इनडायरेक्टली फॉट देयर वॉर एंड हाउ वी हैव गॉन इनटू वॉर फॉर दीज पीपल। और एयरफोर्स तो बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व थी, और हमने 9 जहाज़ गिराए सोवियत यूनियन के। क्या ये वो वक्त भूल गए हैं? तो हमारी तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और बड़ा दुख होता है जी ये देख के कि आज उनका जो है वो फॉरेन मिनिस्टर खड़े होकर स्टेटमेंट देते हैं कि जी पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो। कम से कम मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल कर सकता जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। कम से कम आपको अच्छा वक्त जो है
वो नहीं भूलना चाहिए, जबकि पाकिस्तान ने आपकी बुरे वक्त में जो है वो पाकिस्तान ने साथ दिया और अब आप पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत क्लियरली कह दिया गया कि अब टेबल टॉक तो बिल्कुल भी नहीं होने जा रही है। देखिए जी, वो जो मर्जी टॉक के ऊपर जाएं, आ जाके उनको बात तो करनी पड़ेगी। और अगर वो समझते हैं कि वो इंडिया में रह के जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, वो कहाँ से वो बात कर रहे हैं? वो उस मुल्क से बात कर रहे हैं जो हमसे जंग हारा हुआ है, जो हमसे जंग हारा हुआ है रिसेंटली जी। तो मतलब व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ? ही हैज नो स्ट्रेंथ। अगर उन्होंने एम्बेसी का स्टेटस बढ़ा दिया तो क्या उनके पास या 4 एम्बुलेंसें उन्होंने दे दी, उसी में बैठ के वो वापस भी चले जाएं? और सर ये जो अफ़गानी बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं, जब ये मिले हैं पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से, तो वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की और कहा भी कि हम लोग इसको कंट्रोल भी करेंगे। और बारहा पाकिस्तान इनको जो है वो कह चुका है कि अपनी सरजमीन को, अपने मुल्क को इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं हमें मिल रहा? ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ये वाकई में जो है वो कह लें कि कंट्रोल करने के अहल नहीं या करना नहीं चाहते? देखिए जी, इनके ऊपर इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हर चीज, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म के ताने बाने जो हैं वो जाके रॉ से मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये छुपी हुई बात है? हर एक को पता है कि इंडियंस आर इन्वॉल्व बिहाइंड देम। तो अगर आप इंडियंस की शय पे ये काम करते रहेंगे, और ये अभी देखें वो ज़माना बदल गया, स्टोन एज की बातें करते हैं कि ब्रिटिश को हमने भगा दिया, और जो सोवियत के साथ इनकी जंग हुई, ये तो इन्होंने हमारे कंधे पे चढ़ के वो जंग लड़ी, हमारे कंधे पे चढ़ के खेली, वरना इस काबिल नहीं थे। और अभी भी ये किसी और के कंधा ढूंढ रहे हैं। ढूंढ ले वो कंधा इतना दूर है कि वो इनके काम नहीं आएगा। कंधा कमजोर भी तो है ना, कमजोर के अलावा इतना दूर है कि इनके काम भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मेरा ख्याल है जाती कर रहे हैं अफगानी। तो सर ये पूरी सिचुएशन का किस तरह से कंट्रोल करेगा पाकिस्तान? क्योंकि हमने टेबल टॉक नहीं करनी, हमने कह रहे हैं कि ये भी स्टांस रखती है कि अब हमने दहशतगर्दों से डायरेक्टली कर भी रहे हैं, और इनका जो है वो इनका कला कमा करना है अपने एरियाज़ में भी, और अफगानिस्तान को भी हमने बहुत दफ़ा वार्न कर दिया है। अब क्या कर सकता है मज़ीद पाकिस्तान? आप देखें, इसका जो फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी छोटे अरसे में तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग मेरा ख्याल है आईएसआईआर की स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, कि जो कुछ द वे द थिंग्स आर डेवलपिंग, दे आर नॉट गुड फॉर अफगानिस्तान एंड नॉट गुड फॉर द रीजन। और उनको खुद ही अकल से काम लेना चाहिए, और जो अपने वादे किए हैं वो पूरे करें, और दिस शुड स्टॉप होल्डिंग द टेररिस्ट इन देयर टेरिटरी। अगर वो उनको सपोर्ट करते रहेंगे तो दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल फॉर देमसेल्व्स। सर इस सिचुएशन के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान नए फोर्स का किरदार क्या होगा, क्या हो सकता है, एंड इज इट गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर? देखिए जी, पाकिस्तान एयरफोर्स इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। जो डिसीजन लेंगे आर्मी चीफ और हमारी पॉलिटिकल हायरकी, वो ही एयरफोर्स का स्टांस होगा। और एयरफोर्स इंडिपेंडेंटली तो कुछ नहीं कर सकती। एयरफोर्स वो करेगी जो कि गवर्नमेंट चाहेगी, और अगर वो चाहेगी तो बड़ी खुशउस्लूबी से करेंगे, जिस तरह से पहले किया गया, जिस तरह से हो रहा है। ठीक है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का जो जज्बा है वो नाकाबिल शिकस्त, और पाकिस्तान इंडिया हो या अफगानिस्तान भरपूर जवाब देना भी जानता है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आज़म सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।